नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। दूरदर्शन यानी देश की धड़कन। दूरदर्शन का गौरवमय इतिहास रहा है और इस इतिहास से जुड़े हैं कई ऐसे चेहरे जो आज भी जन जन की स्मृतियों में संजोए हुए हैं। इन चेहरों में से एक चेहरा, एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं। आपकी शैली, आपका स्टाइल सब लोगों को बहुत पसंद आया है। आपने लोगों को खबरें देखना और दिखाना सिखाया है। आज की हमारी तेजस्विनी है दूरदर्शन का जाना माना चेहरा और जानी मानी न्यूज रीडर सलमा सुल्तान। नॉर्वे और स्वीडन 1994 में होने वाली विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दौर में पहुंच गए हैं। कल लंदन सादा व्यक्तित्व, खबरें पढ़ने की सरल शैली, साड़ी का पल्लू और गुलाब के फूल के साथ मनमोहक अंदाज पर आकर ठहर गई। अपनी ममता को समझा भी दिया जाए, लेकिन ससुराल, परिवार और समाज को कौन समझाए। ये हैं दूरदर्शन की 3 दशक तक न्यूज रीडर रही सलमा सुल्तान, जिन्होंने उस दौर में टेलीविजन में समाचार पढ़ने शुरू किए जब आजाद भारत में दूरदर्शन ने इस ओर शुरुआती कदम बढ़ाए थे। तकनीक की तमाम चुनौतियों से दो चार होते हुए सीमित संसाधनों के बीच उत्तम ढंग से खबरें देश भर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उस वक्त के न्यूज रीडर्स ने बखूबी संभाली, जिनमें से सलमा जी अपने अनोखे अंदाज के लिए सबसे ज्यादा चर्चित रही थीं। उनके करोड़ों प्रशंसक थे जो सिर्फ उनके समाचार वाचन के लिए रात 9 बजे दूरदर्शन जरूर देखते थे। सलमा जी की क्षमताएं समाचार वाचन से आगे धारावाहिक निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी सामने आई जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और पंचतंत्र से धारावाहिक शुरू किया। फिर सामाजिक विषयों पर जलते सवाल, सुनो कहानी, स्वर मेरे तुम्हारे जैसे सीरियल्स भी निर्देशित किए। सलमा जी का जज्बा ही है कि 72 साल की उम्र में उन्होंने न केवल रैंप वॉक किया बल्कि अब डिजाइनर के रोल में साड़ियां डिजाइन कर रही हैं। दूरदर्शन के जरिए 3 दशक तक देशवासियों को अपने समाचार वाचन से प्रभावित करने वाली, जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली निर्माता, निर्देशक, डिजाइनर सलमा सुल्तान ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात सलमा सुल्तान से। सलमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पे, डीडी न्यूज पे। थैंक यू ममता। और सबसे पहले तो मैं अपने दूरदर्शन के दर्शकों को बहुत प्यार भरा नमस्कार कहना चाहूँगी। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आज आप उनसे रूबरू हो रही हैं सलमा जी, और आपका ये स्टाइल, ये गुलाब का फूल, आज भी लोग खुश हो जाएंगे ये देखकर वाकई आज। लेकिन एक बात बताइए सलमा जी, इस फूल की ताजगी की तरह आज भी उस दौर की यादें ताज़ा हैं? उस दौर की यादें सिर्फ ताज़ा ही नहीं बल्कि उन यादों के साथ ही ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, क्योंकि इतना खूबसूरत दौर था ममता के और वो ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा था, ज़िंदगी के हर चीज़ में शामिल था, तो उसकी याद तो हर वक्त रहती है और बहुत ही खूबसूरत याद है। 3 दशक बहुत लंबा समय होता है ज़िंदगी का जो आपने दूरदर्शन के साथ बिताया। सलमा जी, कैसे याद करती हैं आप उस दौर को? मेरे ख्याल से हमें ये लगता है कि वो इतना लंबा दौर नहीं था, बहुत जल्दी गुजर गया। काश कि वो और ज़्यादा लंबा होता। और उस वक्त का जो माहौल था वो इतना खूबसूरत था। शायद वजह ये थी कि हम सब लोग मिल के दूरदर्शन को बना रहे थे। तो जैसे एक घर आदमी बनाता है तो उसकी तामीर में सब लग जाते हैं और एक नया जोश होता है, एक नई उम्मीद होती है। तो वो जो हौसला था वो बहुत बुलंद था और एक परिवार का माहौल था जहां हम अपनी गलतियों से सीख रहे थे, जहां पर गलतियां करते थे उनको ठीक किया जाता था, फिर हम अपने को समझते थे और इसी तरह हमने उस दौर को पूरा किया है। सलमा जी, आप बहुत छोटी उम्र की थी जब आपने ऑडिशन दिया दूरदर्शन के लिए, तो दूरदर्शन का रुख कैसे किया और वो पहला ऑडिशन आपको याद है? हाँ, वो ऑडिशन तो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो दूरदर्शन तक इसलिए पहुँचे कि जब स्कूल और कॉलेज में मैं क्लास में कम होती थी और स्टेज पर ज़्यादा होती थी। अच्छा। लेकिन तलाश ये रहती थी कि कुछ नया किया जाए। और ये बहुत ही मेरी खुशकिस्मती है कि जो घर का माहौल मुझे मिला था उसमें हम लोग 2 बहनें थे, एक मुझसे काफ़ी बड़ी थीं और सबसे छोटी मैं थी। तो मेरे फादर का कहना था कि जो लड़कियां हैं उनको अपने पाँव पर खड़ा होना है, खाली पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। तो शुरू से ये बात दिमाग में थी कि कुछ करा जाए। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं एमए कर रही थी, तो दिल्ली से मैंने एमए किया है, तो दिमाग में तलाश थी कि अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि हर वक्त ये सवाल था।
तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि क्योंकि इनको बहुत शौक है हमेशा स्टेज पर रहने का और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, तो इनको टेलीविज़न ट्राई करना चाहिए। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि टेलीविज़न आया 59 में जी बिल्कुल। और मुझे उसके बारे में पता नहीं था कि टेलीविज़न है, क्योंकि देखा नहीं था कभी। तो ज़ाहिर है फिर उसकी मैं अप्लाई किया और इस तरह उसकी शुरुआत हुई। ऑडिशन का जो आपने पूछा, तो स्टेज एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। स्टेज पे लोग हैं, खुला माहौल है, लेकिन जब ऑडिशन के लिए मैं गई तो एक छोटा सा स्टूडियो था, एक कैमरा सामने था जिसमें एक खतरनाक आँख लाल जल रही थी लाइट जल रही थी। लाइट जल रही थी, और उसके बाद वहाँ मुझे बोलना था। तो मैं बहुत नर्वस थी, और उसके बाद किस तरह मैंने बोला मुझे नहीं पता, और शायद जो लोग वहाँ मुझे जज कर रहे थे दे वर वेरी काइंड, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको एक मौका देना चाहिए। तो मुझे वो मौका मिला और फिर वहाँ से शुरुआत हुई। तब से आज तक देखें तो खबरों की दुनिया बिल्कुल बदल गई है, लेकिन वो उस समय जब खबरों की शुरुआत हुई दूरदर्शन पर, तब तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती थी और आपने एक उद्घोषिका के तौर पर दूरदर्शन पे कदम रखा था। तो वहां से खबरों की शुरुआत कैसे, या खबरों का रुख क्यों किया? मैंने एक अनाउंसर की तरह शुरू किया था, क्योंकि उस ज़माने का परसेप्शन बिल्कुल अलग था कि अनाउंसर्स यंग होना चाहिए और न्यूज़ रीडर जो है मैच्योर होना चाहिए। अच्छा। ताकि लोग उनको समझ सकें या उनकी बात पे यकीन कर सकें, गंभीरता से लें, गंभीरता होना चाहिए। तो हमारे उस ज़माने में मिसेस प्रतिमा पुरी, जो कि बहुत ही आला कैलिबर की थी और बहुत अच्छी न्यूज़ रीडर थी, वो न्यूज़ रीडर थी। और लेकिन उसमें होता ये था कि अनाउंसर को जाना पड़ता था 2 बजे, और 2 बजे मेकअप करके 10 बजे तक हम बैठे रहते थे और 2-3 लाइनें बोलना होती थी। अब आज के ये कार्यक्रम है, ये समाप्त हुआ, नमस्कार। और जो न्यूज़ रीडर था वो आता था, उसने अपनी न्यूज़ पढ़ी, ख़त्म हुई, वो चला गया। तो मुझे बड़ी हसरत होती थी कि काश मैं भी न्यूज़ रीडर बन जाऊं। तो उस ज़माने में हमारे मेंटोर थे गंगाधर शुक्ल, जो उन्होंने हमको ट्रेन किया और उनकी गाइडेंस आज तक उसको मैं सराहती हूँ। तो मैं अक्सर कहती थी कि शुक्ल जी, मैं कब न्यूज़ पढ़ूंगी? तो कहने के भाई जब वक्त आएगा तो आप पढ़ लोगी, और हंस के इसको टाल देते थे। अच्छा, वहाँ एक और न्यूज़ रीडर थे मेल गोपाल कौर, वो न्यूज़ पढ़ना नहीं चाहते थे, और उनकी एक जद्दोजहद कशमकश चलती रहती थी अपने ऑफिसर्स के साथ कि मैं न्यूज़ नहीं पढ़ूंगा। तो एक दिन सबने देखा कि वो अपना सर मुंडवा कर आ गए। अच्छा। और कहा कि भैया पढ़वाइए आप हमसे न्यूज़। तो ज़ाहिर है अब मुंडा सर था उनका, तो उसमें तो कोई न्यूज़ नहीं पढ़वा सकता। तो शुक्र साहब ने कहा भाई कौन अनाउंसर है ड्यूटी पे? उन्होंने कहा सलमा है। मुझसे पूछा आप पढ़ेंगी न्यूज़? मैं कहा हाँ बिल्कुल शुक्र जी, मैं तो तैयार थी पढ़ने के लिए। तो खैर उस दिन तैयार हुए, पहली बार बुलेटिन पढ़ना था, 20 मिनट 15 मिनट कैमरा फेस करना था। तो हम गए और अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके हमने न्यूज़ पढ़ी, और न्यूज़ पढ़ने के बाद पानी का गिलास था, पूरा गिलास पिया, क्योंकि ज़ाहिर बहुत ही नर्वस थे जी। और उसके बाद मुझे लगा कि जब हम अंदर कंट्रोल रूम में जाएंगे तो बहुत वाहवाह होगी, और वहाँ पर सब लोग सर पकड़े बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने 20 मिनट का बुलेटिन 10 मिनट में ख़त्म कर दिया था तेज़ी में, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी जी। तो उसके बाद हमने कहा कि भाई ऐसा रिस्क तो नहीं ले सकते हैं, अब इनको ट्रेन किया जाए। तो पहले मुझे 1 दिन के लिए न्यूज़ दी गई, फिर 2 दिन की, इस तरह से न्यूज़ में मैं पहुंच मतलब आपकी न्यूज़ की शुरुआत तो हो गई, लेकिन जाहिर है कि आपको अचानक न्यूज़ दी गई उस वक्त, तो उसके बाद आपने ये स्टाइल कैसे बनाया अपना? फूल लगाना, पल्ले को यूं करना, ये स्टाइल जिसके इतने लोग मुरीद हो गए। होता ये है कि जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, आपके पास कोई बाहर से कुछ सीखने के लिए नहीं होता, तो फिर आप अपने दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं और ज़रूरत आपसे बहुत कुछ करवाती है। तो साड़ी का तो मसला ये था कि जब ब्लैक एंड वाइट था तो कोई भी साड़ी पहनी वो ब्लैक एंड वाइट में ही आती थी, लेकिन जब कलर हुआ टीवी तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि हर साड़ी के साथ आपको मैचिंग ब्लाउज चाहिए। बिल्कुल। और ब्लाउज तो इतने होते नहीं थे, तो उसका तरीका मैंने निकाला कि भी पहले ब्लाउज को यहाँ टक किया जाए, फिर पीछे किया जाए, फिर उसका वी बनाया जाए। सो वो तो वी बन गया जी। खुशकिस्मती के लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन असली वजह यही है कि मेरे पास ब्लाउज नहीं थे। और गुलाब
गुलाब का सिलसिला ये है कि गुलाब ज़ाहिर पसंद है, मुझे सभी को पसंद होंगे, तो गार्डन में बहुत गुलाब थे। तो एक दिन मैंने सोचा कि गुलाबी साड़ी तो गुलाबी रोज़ इस्तेमाल किया जाए, तो वो मैं लगा के गई और दूसरे दिन भी कोई दूसरे रंग का गुलाब लगाया। लेकिन वो लोगों को इस कदर पसंद आया कि जब मैंने नहीं लगाया तो बहुत एतराज़ हुआ, बहुत डिमांड हुई और फिर कभी दर्शकों ने बग़ैर गुलाब के मुझे समाचार नहीं पढ़ने दिए। क्या बात है। लेकिन जैसा आपने कहा कि लोगों ने बहुत एतराज़ जताया, तो जाहिर है कि बहुत चिट्ठियां आती होंगी उस वक्त, तो वही एक जरिया था जिसके ज़रिए लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भेजा करते थे। कुछ याद है आपको, कोई खास ऐसी चिट्ठियां आई हो आपके लिए जो हमेशा के लिए आपकी स्मृतियों में बस गई हैं? बहुत ख़त आते थे और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी, लेकिन एक बहुत मज़ेदार ख़त है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास एक दिन एक मेमो इशू हुआ ऑफिस से, जिसमें मुझे कहा गया कि इसका आप जवाब दीजिए, और वो एक दर्शक का ख़त था और उसने लिखा था कि माननीय महोदय, आपकी जो समाचार वाचिका है सलमा सुल्तान, उनसे कृपया करके आप ये अनुरोध करें कि वो रोज़ नई नई साड़ी बदल कर ना आए, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी है और वो मुझसे नई साड़ीज़ की डिमांड करती है। तो आप उनसे कहें कि वो नई साड़ी पहनना बंद कर दें। तो मुझसे जवाब मांगा गया, तो जवाब तो मैंने मुस्कुरा के दे दिया और साड़ी में पहनती रही। मुझे पता नहीं कि उनका उनकी पत्नी का क्या हशर हुआ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये समस्या बहुत सारे लोगों के परिवारों में आई होंगी। लेकिन सलमा जी, एक बात बताइए, क्योंकि उस वक्त जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादा सिस्टम ऐसा काम नहीं कर रहा था, तंत्र बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, तैयारी कैसे करते थे आप लोग न्यूज़ की? और जब न्यूज़ पढ़ने जाते थे उससे पहले किस तरह की तैयारी होती थी आपकी? तैयारी में हम लोगों के पास पहले ज़ाहिर एडिटर्स न्यूज़ तैयार करते थे और हम लोगों को रिहर्सल करने का मौका मिलता था, लेकिन बहुत तकरीबन आधे से ज़्यादा बुलेटिन जो था वो हमको वहीं मिलता था जब हम न्यूज़ पढ़ रहे होते थे। और उसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारे जो टाइपराइटर्स थे पुराने थे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर इक्विपमेंट पुराना था, तो टाइपराइटर्स भी बेचारे पुराने थे। तो उनकी जो नीडल्स थी वो उनको आदत थी उचकने की, यानी वो इतने पुराने हो गए थे कि अगर आपने का लिखा तो खा पे चला गया, खा लिखा तो पा पे चला गया। और हम लोग रोज़ वहाँ बैठ के कहते थे कि प्लीज़ ये टाइपराइटर बदलवाइए, क्योंकि आधी न्यूज़ हमें खुद लिखना पड़ती थी, लेकिन ज़ाहिर है कोई सुनवाई तो होती नहीं थी। तो एक दिन मैं न्यूज़ पढ़ रही थी और वो हम लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ कर रहे थे, तो उस पर एक लाइन लिखी हुई आ रही थी जिसका मुझे सेंस ये था कि ये होगा कि पुराने ज़माने में औरतों को पर्दे में बंद रखा जाता था। मेरे दिमाग ने ये मुझे क्यों दिया कि ये होगा, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें हुआ ये कि रखा का रा तो बंद की तरफ आ गया और खा बेचारा उधर रह गया। तो लाइन बनी कि पुराने ज़माने में औरतों को बंदर खा जाता था। लेकिन मैंने पढ़ा कि पुराने ज़माने में औरतों को बंद रखा जाता था। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है न्यूज़ आपको सिखा देता है, वरना टेलीप्रॉम्प्टर ने तो हमारा काम बराबर कर दिया था। जी क्या कोई ऐसे बड़ी घटना, क्योंकि उस समय आपने 30 साल का वक्त आपने दूरदर्शन के साथ बिताया है, कौन सी कोई ऐसी खबर है जो हमें बताना चाहेंगे जो आपके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण था उस खबर को दर्शकों तक पहुंचाना? जब आप आर्मी में होते हैं तो आपको एक कोई डिसिप्लिन दिया जाता है कि आपको इस तरह से फेस करना है, ख़तरों का सामना करना है या दुश्मन का मुकाबला करना है। तो जो न्यूज़ रीडिंग है उसका भी एक डिसिप्लिन है कि न्यूज़ में हर तरह की खबरें हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, ट्रेजेडीज़ हैं, लेकिन आपको अपना जो डिसिप्लिन वो मेंटेन करना है। आपको रिएक्शन नहीं देना है, आपको उसको उसकी मुनासिबत के हिसाब से कन्वे करना है। तो मैं समझती हूँ कि हर न्यूज़ जो हम लोगों ने पढ़ी या मैंने पढ़ी, तो हमने इस डिसिप्लिन को कायम रखा। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये न्यूज़ मुझे बहुत टच कर गई और ये न्यूज़ ने मुझे टच नहीं करा, तो मैं ये मानती हूँ। लेकिन कभी कोई ऐसी भी ऐसा पल आया, क्योंकि आप लोगों को बिना रुके 15 मिनट 20 मिनट खबर पढ़नी होती थी, तो कभी कोई ऐसी गलती भी हुई आपसे जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी? कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट? गलती बड़ी तो शायद ऐसी कोई नहीं हुई कि जो कि हो जाए, लेकिन खुद एहसास होता था कि शायद हमने इस वर्ड को जल्दी कह दिया
या ये चीज़ को हमने ठीक से नहीं कहा, तो उसका भी एक सिस्टम था। हमारे यहाँ ड्यूटी ऑफिसर हुआ करते थे और जब हम लोग न्यूज़ पढ़ते थे तो उसको सुनते थे और उसमें वो पॉइंट आउट करते थे और दूसरे दिन मीटिंग होती थी। अच्छा। तो होता ये था कि आपने न्यूज़ पढ़ी, आपने जो भी गलती करी या प्रोनाउंसिएशन की गलती हुई तो मीटिंग में डिस्कस होता था और वो फिर हमें कन्वे किया जाता था और फिर हम उसको करेक्ट करते थे। तो ये एक सिस्टम था जिससे हम, गलती तो जाहिर सबसे होती है, हम लोगों से भी होती थी, सुधार करते रहते लेकिन थे। ऐसी भयंकर गलती नहीं हुई। मतलब वो बच गई, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बंदर खा जाता था। जी बिल्कुल। तो अगर वो गलती होती तो ऑब्वियसली। सलमा जी, ये तो बात थी खबरों की, लेकिन खबरों के आगे भी आपका कारवां बहुत आगे तक बढ़ा है, बहुत कुछ किया है आपने, बताएंगे अपने दर्शकों को उसके बारे में भी। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें तेजस्विनी। दिन भर की सुर्खियों पर नजर, देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 30 मिनट में। एक्सप्रेस न्यूज, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान है दूरदर्शन की जानी मानी न्यूज रीडर सलमा सुल्तान जी। सलमा जी, ब्रेक से पहले हमने बात की खबरों की, लेकिन खबरों के बाद जब आपने 30 साल बाद खबरों को पढ़ने का काम बंद किया, उसके बाद आप निर्देशिका बन गई। आपने कई धारावाहिक डायरेक्ट किए, लेकिन जाहिर है ये तो एक नया क्षेत्र है जिसमें आपको कोई अनुभव भी नहीं होगा, तो कुछ मुश्किलें आई शुरू में? मेरी ज़िंदगी में बात का कोई मतलब नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि ज़िंदगी एक बहाव है, एक फ्लो है, जैसे पानी है, अगर आप उसको रोक दें तो वो सड़ जाता है, और इसी तरह ज़िंदगी है, वो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए। तो जब मैं न्यूज़ पढ़ती थी, जब अनाउंसर थी तो तलाश थी कि मैं न्यूज़ रीडर बनूं। जब न्यूज़ रीडर थी तो तलाश थी कि भाई डायरेक्शन का काम करके देखें, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है। तो डायरेक्शन के लिए मैंने चुना कि मैं पंचतंत्र बनाऊं। अच्छा, उस वक्त मुझे डायरेक्शन का ABC भी नहीं पता था। एक प्रपोज़ल बनाया और उसको प्रपोज़ल बना कर दूरदर्शन को दे दिया और वो इत्तेफाक से वो पास हो गया। उसके बाद फिर सीखना शुरू किया कि कैसे स्क्रिप्टिंग होती है, कैसे एडिटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जब बनाया तो उससे सीखा। अरे क्या बात है, ये तो बिल्कुल एक नई सी चीज है आपने बताई है कि आता नहीं था, लेकिन करते करते बिल्कुल उसको नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। और मैं सीखती थी, जो मेरे साथ लोग थे, टेक्नीशियंस थे, उनसे पूछती थी, बाकायदा आई वाज लर्निंग। तो कौन कौन से धारावाहिक बनाए आपने? पहला पंचतंत्र बनाया, फिर एक बनाया जो कि हमारी जो प्रचलित कहानियाँ हैं प्रेमचंद्र जी की, और दूसरी उसका नाम था सुनो कहानी। बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। फिर एक बनाया मैंने, डॉक्यूमेंट्री बनाई दूरदर्शन कुछ बातें कुछ यादें, जिसमें जो हमारी पूरी एक दूरदर्शन की हिस्ट्री रही है इसको समोने की कोशिश की है। और फिर एक बनाया था जलता सवाल, जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट लिए थे जैसे रेप है, विमेन इन जेल हैं, वर्किंग विमेन हैं। तो कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाया हाँ, आपने उस ज्वलंत कार्यक्रम मुद्दों को में। उठाया। जी, लेकिन वहाँ से भी आप आगे बढ़ी और अब तो आप डिज़ाइनर बन गई हैं, आप साड़ीज़ भी डिज़ाइन करती हैं। कुछ समय पहले आपने रैंप वॉक भी किया था, तो ये एक और पहलू है आपके व्यक्तित्व का। हाँ, जब ये डायरेक्शन काफ़ी कर लिया और फिर लगा कि अब फिर कुछ और करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं और इसके अलावा इंटीरियर का बहुत शौक़ है, तो बहुत इंटीरियर किया, अपना घर किया, अपने दोस्तों का किया, यानी जो जो पॉसिबल हो सकता था वो किया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, जो मुझे नहीं आती। तो उसके लिए मैंने, अच्छा जहाँ तक साड़ी का सवाल है, तो इसका जो प्यार है वो तो दूरदर्शन से शुरू हो गया और सालों पहना। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारी जो साड़ीज़ हैं या हमारे वीवर्स हैं, उनका इतना खूबसूरत काम है। वजह ये कि दूरदर्शन में कभी भी हमको उस तरह की साड़ी पहनने की इजाज़त नहीं थी जो बहुत जिसमें वीव हो, जरी हो। वी यूज्ड टू वेयर सिंपल साड़ीज़। तो जब इस तरह से मैंने देखना शुरू किया तो इट वाज सो फैसिनेटिंग, और मुझे लगा कि जो हमारे वीवर्स हैं, जो हमारा धरोहर है, वो इतना कीमती है कि अगर उसके लिए कुछ ना किया जाए तो ये बहुत मेरे लिए दुख की बात होगी। तो फिर मैंने साड़ीज़ प्रोक्योर की, साड़ीज़ डिज़ाइन कर रही हूँ मैं, मेरे पास वीवर्स हैं
जो ये काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है ये काम करके। सलमा जी, इतना कुछ कर रही हैं आप, अब राज खोल दीजिए, बताइए और क्या क्या विशेषताएं हैं आपकी, क्या क्या और शौक रखती हैं आप? तो शौक तो बहुत से हैं। म्यूज़िक बहुत पसंद है, डांस बहुत पसंद है, पोइट्री बहुत पसंद है। जी, आपकी कविता ज़रूर सुनना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि आप लिखती बहुत खूबसूरत हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है जो मैंने लिखा है कि खुली आँखों से देखें ख्वाब तो ताबीरें उभरती हैं। ताबीरें मतलब उसके रिजल्ट सामने आते हैं। खुली आँखों से देखें ख्वाब तो ताबीरें उभरती हैं, जुस्तजू की लौ जलाए रखें तो ताबीरें उभरती हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सलमा जी, आपका जन्म 1947 में हुआ था, जी। आज़ादी के एकदम पहले, और वो वक्त था जब देश खड़ा हो रहा था। आपके बचपन की कुछ यादें हैं आपके पास? बहुत यादें हैं। बचपन मेरा तो बचपन बहुत सिक्योर था, बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा माहौल था और बहुत खुला हुआ माहौल था। यानी अगर आप सोचें कि उस ज़माने में क्योंकि एक लड़की को पढ़ना चाहिए या उस पर कुछ पाबंदी हो, तो मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। पढ़ाई पे बहुत ज़ोर था, इस बात पे बहुत ज़ोर था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। यहाँ तक कि जब डिबेट्स में मैं जाती थी तो मेरे फादर वो मुझे तकरीर लिख कर देते थे, फिर उनके सामने मैं रिहर्स करती थी और फिर मैं डिबेट्स में जाती थी। तो उस सेंस में तो मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ। और उसके बाद जैसे आप बहुत युवा उम्र में ही दूरदर्शन में आप आ गई थी, आपका चेहरे से लोग वाकिफ हो गए थे, तो आपकी शादी भी क्या दूरदर्शन में एक जरिया बना आपकी शादी के लिए? जी हाँ, जिंदगी में जो कुछ हुआ सबका जरिया दूरदर्शन और सबका श्रेय दूरदर्शन को ही जाता है। अच्छा। तो यानी आपके हस्बैंड ने आपको टीवी के जरिए पसंद किया? न्यूज़ पे देखा, हाँ, और फिर शादी हो गई। शादी हो गई। चूंकि आप शादी के बाद भी काम करती रही थी, जी। क्या कुछ, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो महिलाएं काम करती हैं शादी के बाद कुछ समस्याएं आती हैं, घर परिवार देखना होता है, नौकरी भी देखनी होती है, आपको भी कुछ ऐसी बाधाएं, कुछ अड़चने आई क्या? शादी के बाद मुझे बाधाएं जो आई वो ऐसी नहीं थी कि जो मेरे काम को रोकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थीं जो मैंने महसूस करी। यानी शादी के बाद मुझे ये फीलिंग दी गई कि मैं इसको जॉब को छोड़ दूं, क्योंकि हम लोग का ट्रांसफ़र कैलकाटा हो गया था मेरे हस्बैंड का, और मैं चाह रही थी कि मैं जॉब ना छोड़ूं, एंड आई वाज वेरी क्लियर एंड फर्म अबाउट इट। तो उसमें हम लोग, नई शादी हुई थी, हम लोग कैलकाटा गए, और उसके बाद क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोग काम करते थे, तो कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले आपको ज्वाइन करना ज़रूरी होता है, वरना वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो नहीं चाहते थे कि मैं जाके ज्वाइन करूं, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग की नई शादी हुई थी, एंड इट वाज नेचुरल दैट ही वांटेड मी टू बी विद हिम। तो मुझे दूरदर्शन से एक फ़ोन आया कि भाई आपको ज्वाइन करना है और आपने तो रेजिग्नेशन भेज दिया है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कोई रेजिग्नेशन नहीं भेजा। तो हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ एक लेटर लिख दिया कि माई वाइफ, it is to notify that my wife resigns from a job from now। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसके बाद फिर अरेंज किया अपना विज़िट यहाँ आने के लिए, बहुत उसके लिए बहुत कोशिश करी, और फिर आके मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद से ये बात करने में हो गई कि भाई ये जॉब नहीं छोड़ेंगी, और फिर आगे तो स्मूथ रहा, बिकॉज देन ही वाज सपोर्टिव एंड You know, और आपकी फैमिली, आपके बच्चे, वो भी आपसे प्रेरणा लेते होंगे? हाँ, ज़रूर लेते होंगे, अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझसे कहा नहीं उन्होंने। आपसे सीधे नहीं कहा, लेकिन हाँ, माँ हमेशा एक प्रेरणा रहती है बच्चों के लिए। सलमा जी, इस वक्त मैं आपसे 10 छोटे-छोटे सवाल पूछूंगी और रैपिड फायर, जिसमें आपको त्वरित जवाब देने होंगे। चलिए शुरू करें। जी जी। क्या पसंद है आपको, वो दौर या ये दौर? मुझे दोनों दौर पसंद है, बिकॉज मैं मानती हूँ कि चेंज बहुत ज़रूरी है और आप एक जगह रह नहीं सकते हैं। वो बहुत हसीन दौर था, और ये दौर जो है इसमें जो एक तेज़ी है, एक गर्मी, एक जोश है, सच पूछिए तो मैं इसको भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। टीवी पर आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है? मैं देखती हूँ कौन बनेगा करोड़पति। आपकी फेवरेट फिल्म? साहब बीबी और गुलाम। जिंदगी में प्रेरणा कहाँ से आती है? ज़िंदगी में प्रेरणा मिलती है उन लोगों को देखकर जो अचीवर्स हैं, जो सामने नहीं है मगर जिन्होंने इस तरह अपनी ज़िंदगी में कार्य किए हैं
जैसे मैं रियलिटी शो बहुत देखती हूँ और मैं देखती हूँ उसमें कि एक आम आदमी जो इतने सर्कमस्टांसेस से उलझ के क्या क्या अचीव करता है, तो मुझे वो जो जज्बा है वो बहुत इंस्पायर करता है। सलमा सुल्तान को गुस्सा कब आता है? सलमा सुल्तान को गुस्सा नहीं आता, जब आता है तो बहुत आता है। अगर आपको अपनी जिंदगी पीछे रिवाइंड करनी पड़े तो कोई ऐसा पल जो आपको लगता है आप बदलना चाहेंगी? नहीं, मैं बदलना नहीं चाहूँगी, बिकॉज मानती हूँ कि आपकी जो डेस्टिनी है वो एक लिखी हुई होती है। उसमें खूबसूरत बात ये है कि आप उस चीज़ों को जो आपको पसंद नहीं थी, आपने कैसे पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया और आप आगे बढ़ गए। यानी आप बहुत संतुष्ट हैं, जो हुआ जैसा हुआ सब ठीक था। बचपन की सबसे खूबसूरत याद? स्कूल और कॉलेज के दिन। जिंदगी में सबसे अहम शिक्षक क्या या कौन रहा आपके लिए? जिंदगी। जिंदगी का फलसफा क्या है? जिंदगी का फलसफा ये है कि आप आगे बढ़ते रहिए, गिरते रहिए, संभलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आज तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला कि आप बदली नहीं, लेकिन मैं उसको मानती नहीं हूँ, लेकिन शुक्रगुजार हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं। यानी लोगों का कहना है कि आप जैसी हैं ऐसी ही रहें, उनको बहुत पसंद है आप ऐसे। चलिए सलमा जी, हम भी यही बात कहेंगे कि आप आज भी माशाल्लाह उतनी ही खूबसूरत हैं और आप अपनी इस खूबसूरती को, इस मुस्कान को यूं ही बिखेरते रहिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से आपके लिए। बहुत शुक्रिया ममता, थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ थी सलमा सुल्तान, दूरदर्शन का जाना माना चेहरा। आज की तेजस्विनी कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेकर एक और तेजस्विनी अपने साथ। लेते हैं इजाजत, नमस्कार।